हेलो दोस्तों, मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो है हिमालय पर्वत और भारत के सभी पर्वतों को देखेंगे, साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत के सभी पर्वत तथा हम लोग आज सभी पठार को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज पूरी वीडियो को देखें आप, और पूरी वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखने से आपका संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका कोई भी प्रश्न जो है छूटेगा नहीं। इसलिए पूरी वीडियो को वॉच कीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम 1 से 2 बार और देख लें, जिससे कि आपका ये पूरी तरह से तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने विशेष टॉपिक पर, जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। क्या नाम है? भारत का भौतिक विभाजन, ये टॉपिक है। तो उसी की बात हम लोग करेंगे आज। भारत का भौतिक विभाजन, आज हम लोग इसी का डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग, पूरे हिमालय पर्वत, पठार, पहाड़ सभी को डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं पठार, क्या होते हैं पहाड़ और क्या होते हैं पर्वत, सभी के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको संपूर्ण नॉलेज हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये भारत का एक सैटेलाइट इमेज है। क्या है? एक सैटेलाइट इमेज है। इसमें आपको दिख रहा होगा भारत का इस तरह से विस्तार आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आपका अपना भारत सैटेलाइट से दिखता है ऊपर से। ठीक है, इस तरह से आपका हिमालय पर्वत इधर विद्यमान है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा हिमालय पर्वत इधर तक भी आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हिमालय पर्वत का विकास कहाँ तक है। अगर बात करें हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत जो है भारत के कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पे है? नॉर्थ में भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे नॉर्थ में है और नॉर्थ ईस्ट में भी हिमालय पर्वत आपका विद्यमान है, जो कि आपका लद्दाख से लेके कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक पूरा फैला हुआ है। अगर बात करते हैं हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत की सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन भारत की सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सा है? माउंट केटू है। कौन सा है? माउंट केटू। आप लोग कमेंट करके बताएंगे माउंट केटू जो है वो कहां पर विद्यमान है। मैं हिंट के लिए बता दे रहा हूं, ये लद्दाख में आता है। कहां आता है? लद्दाख में। ठीक है, और भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे वो किस राज्य में आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिमालय पर्वत कुछ इस तरह से दिखता है आपको दूर से देखने पर। ठीक है, इस तरह से ग्लेशियर पिघल के झीलें बनती हैं, नदियां बनती हैं। ठीक है, और इस तरह से खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है यहाँ पर्यटन के लिए। इसीलिए इन क्षेत्रों को डेवलप किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत के पास, हिमालय पर्वत में विद्यमान जो राज्य है या हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो रीजन है भारत के, वो हिमालय पर्वत के अंतर्गत आते हैं। उनका विस्तार इनमें भी आता है। देखिए, ये पर्वतारोही है जो हिमालय पर्वत पे चढ़ रहे हैं। इस तरह से कुछ चढ़ाई करते हैं हिमालय पर्वत पे, और देख सकते हैं कितना दुर्गम रीजन है जिसपे चढ़ना काफी मुश्किल होता है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा अन्य छोटी छोटी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये गुजरात में भी आता है, राजस्थान में भी आता है, हरियाणा में आता है और दिल्ली में भी आता है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली रीजन में ये आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यानी विश्व की पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसी अरावली पर्वत श्रृंखला से 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं, एक आपकी साबरमती तथा दूसरी आपकी लूनी नदी निकलती है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप कि साबरमती और लूनी, लूनी जो निकलती है वो नाग पहाड़ से निकलती है, अजमेर के पास से। कहां से निकलती है? अजमेर के पास नाग पहाड़ से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। और दिल्ली में जो रायसेन की पहाड़ी है दोस्तों, याद रखेंगे कि रायसेन की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। किस पहाड़ी पर? रायसेन की पहाड़ी पर। जो रायसेन की पहाड़ी है वो अरावली पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है, जिसे अंग्रेजों ने उसे काट छाट कर समतल करके राष्ट्रपति भवन डेवलप किया था। ठीक है ना, आइए आगे बात करते हैं। अरावली पर्वत में 3 राजधानियां और मुख्य रूप से आती हैं। एक दिल्ली तो खुद आता है, दूसरा जयपुर, उदयपुर ये और अहमदाबाद। ये 3 राजधानियां हो गई, अहमदाबाद, जयपुर व न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखेंगे। उदयपुर झीलों की नगरी कही जाती है राजस्थान की। किसको कहती है? झीलों की नगरी राजस्थान की है, बट ये भारत का भी झीलों की नगरी कही जाती है। थोड़ा सा हम
ओवरव्यू ले रहे हैं सभी का, जो हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं मुख्य रूप से। तो देखिए ये आपका ऊपर है विंध्याचल पर्वत और नीचे है आपका सतपुड़ा पर्वत। कौन सा है? विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत। बीच से बह रही है नर्मदा सोन घाटी है। क्या है? नर्मदा व सोन घाटी है। बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की, तो विंध्याचल पर्वत आपके मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मालवा के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। और सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ी है। कौन सी है? धूपगढ़ी है। और बात करें सतपुड़ा के आखिरी रेंज के, तो वो है आपका मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। और अमरकंटक नामक जगह से ही दो नदियां निकलती हैं, दो नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से पहली नदी आपकी हो जाती है नर्मदा, दूसरी हो जाती है आपकी सोन नदी। दोनों नदियों का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। और अमरकंटक जो है सर्वोच्च चोटी है मैकाल पर्वत की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। और धूपगढ़ी जो है वो महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों आपने हमेशा पढ़ा होगा कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है, महादेव की सर्वोच्च चोटी है। दोनों अलग अलग नहीं है दोस्तों, ये सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत ही महादेव पर्वत आता है, उसी की ये सर्वोच्च चोटी है आपकी। कौन सी? धूपगढ़ी या धूपगढ़ बोलते हैं दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर हो जाती है। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला कुछ देखने में इस तरह दिखाई देता है कि ये इस तरह का होता है अरावली पर्वत श्रृंखला, क्योंकि पुरानी पर्वतमाला है, भारत का सबसे पुराना पर्वतमाला है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसको एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए सतपुड़ा रेंज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये सतपुड़ा रेंज है आपका, ठीक है, जो कि काफी दूर तक फैला हुआ है। ये विंध्याचल पर्वत है आपका, जो कि आपके मिर्जापुर क्षेत्र तक आता है। एमपी से होके मिर्जापुर क्षेत्र तक आता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। आगे बात करते हैं हम लोग, तो ये हम लोगों का देखिए महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी इसमें कलसूबाई आती है। कौन सी आती है? कलसूबाई आती है। तो ये बात याद रखिएगा, जिसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कलसूबाई जो है वो महाराष्ट्र में है। और किसकी सर्वोच्च चोटी है वहां पे? तो वो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन दोस्तों वो महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र में। स्पेशली पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो अनैमुदी मारेंगे। कौन सा मारेंगे? अनैमुदी मारेंगे, अन्नामलाई पहाड़ी के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कलसूबाई मारेंगे, कलसूबाई। और ये कलसूबाई जो है वो पश्चिमी घाट में आती है। कहाँ आती है? पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अलावा अगर मारना हो पश्चिमी घाट का टोटल, तो आप अनैमुदी को मारेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए बात करते हैं अमरकंटक की। तो अमरकंटक मैंने देख ही लिया कि ये मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। मैकाल पर्वत की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। यहीं से दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं आप लोग जानते हैं। देखिए ये नेक्स्ट है आपकी धूपगढ़ी। क्या है? सतपुड़ा रेंज में आने वाली धूपगढ़ी। देखिए सतपुड़ा रेंज में आने वाली दो पर्वत यानी मैकाल और महादेव और मैकाल पर्वत के बीच एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजपीपला की पहाड़ी। क्या नाम है उसका? राजपीपला की पहाड़ी। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि राजपीपला की पहाड़ी किसके बीच आती है? तो राजपीपला की पहाड़ी जो है मैकाल पर्वत व महादेव पर्वत के बीच आती है। ठीक है ना। और याद रखेंगे इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक इसका विस्तार है। किसका विस्तार है? सतपुड़ा रेंज का विस्तार पूरा छोटा नागपुर पठार तक है दोस्तों, याद रहेगा। चले आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने प्रमुख टॉपिक पे आते हैं। प्रमुख टॉपिक हम लोगों का इस तरह से कुछ है। भारत के पर्वत पहाड़ पठार, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए भारत के पर्वत जो है वो भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नहीं है। भारत के 10.6% हिस्से पर भारत में पर्वत हैं। 10.6% हिस्से पर क्या है? भारत में पर्वत है। और यही बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ है 18.5%। जबकि बात करें पठार की तो 27.7% भारत में पठार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पठार। इस तरह से दोस्तों अगर हम इन सबको जोड़े तो कितना हो जाता है? ये जोड़ते हैं तो 28 29 हो जाता है और 9 7 16, ये आपका लगभग 56-57% के आसपास रहता है। इसीलिए 43% जो बच जा रहा है आपका, वो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है पता है आपको? मैदान बच रहा है। क्या बच रहा है? मैदान। ठीक है ना, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना, मैंने क्या क्या बताया? 10.6% जो है वो पर्वत है, 18.5% जो है वो क्या है? पहाड़ है। क्या है?
पहाड़ है, ये पर्वत है आपका, और 27.7% भाग पर जो है वो क्या है, पठार है। क्या है, पठार। इस तरह से भारत में इनका विस्तार है, आपको याद रखना है। और पर्वत और पहाड़ मिला के जो है 29.1 समथिंग, 3 भी कह सकते हैं, 1 भी कह सकते हैं। इस तरह से आपका पर्वत और पहाड़ का विस्तार है। अब दोस्तों एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, किन्हें कहते हैं पर्वत, किन्हें कहा जाता है पहाड़ और किन्हें कहा जाता है पठार। तो याद रखेंगे, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर प्लस होती है, 1000 मीटर से प्लस होती है, उसको कहा जाता है पर्वत। क्या कहा जाता है, पर्वत। और जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम, 1000 मीटर से कम हो लेकिन 200 मीटर से अधिक हो, 200 मीटर से अधिक हो, इसको कहा जाता है पहाड़। क्या कहा जाता है, पहाड़। और जिसकी ऊंचाई 200 मीटर से कम होती है दोस्तों, 200 मीटर से कम होती है, उसको कहते हैं पठार। उसको क्या कहते हैं, पठार। तो ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना बेहद जरूरी है, किन्हें पर्वत, किन्हें पहाड़ और किन्हें पठार कहते हैं, ये आपको आना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत में जो पर्वत है, पर्वत ये 2 भागों में हम पढ़ सकते हैं इनको। एक उत्तरी पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग मध्य एवं दक्षिण भारत पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे, मध्य एवं दक्षिण भारत श्रृंखला पढ़ेंगे। देखिए, मध्य में ये सारे पर्वत श्रृंखला और दक्षिण भारत पर्वत श्रृंखला में ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, ये अरावली है, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है आपका, ये पश्चिमी घाट पूरा हो जाता है, और ये इधर आपका पूर्वी घाट हो जाता है। तो इस तरह से हम इन सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को देखते रहिए, हो सके तो पेन कापी लेके बैठिए, ताकि हर एक पॉइंट आप जो आपको लगे कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो नोट करते रहिए, और मैं भी बताता रहूंगा आपके लिए कौन बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला की। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत है। विश्व का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत है, क्योंकि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है वो टेथिस सागर के स्थान पर हुई है। और टेथिस सागर के स्थान पर उत्पत्ति होने के पीछे कारण है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेटों के खिसकने से एक प्लेट दूसरे प्लेट पे चढ़ जाने के कारण जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति है। दोस्तों आप लोगों को प्लेट क्या होता है, खाने वाला कोई प्लेट नहीं है, एक खाने वाला कोई प्लेट नहीं है। यह प्लेट जो है धरती के अंदर जो तरल अवस्था है धरती का रूप, वो इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच जो है तरल अवस्था में जो धरती का भाग है, उसी के ऊपर ये प्लेटें क्या हो रही हैं, तैर रही हैं। उसी के ऊपर प्लेटें ये तैर रही हैं, जो कि आपका कोर है ना, कोर, वो आउटर कोर, ऊपरी कोर और निचला मेंटल दोनों जो है द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, और उसी पर ये तैर रहे होते हैं प्लेट। और दुनिया जो है मुख्य रूप से 7 प्लेटों पर विद्यमान है। कितना है, 7 प्लेटों पर विद्यमान है, पूरी की पूरी धरती। उन्हीं प्लेट में से 2 प्लेट, यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है आपस में टकराए और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ये एक भूसंतति है। क्या है ये, भूसंतति या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। दोस्तों ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी कि प्लेट क्या है, कोई खाने वाला प्लेट नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं आगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं आयु के आधार पर पर्वतों का विभाजन करें, आयु के बेस पर, तो इसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय के रूप में हम देख सकते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय के रूप में देख सकते हैं, और सबसे नवीन जो है वो शिवालिक हिमालय है। सबसे नवीन कौन है, शिवालिक हिमालय है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस कलर से जो है आपका ब्लू लाइन दिख रहा होगा, ब्लू कलर से, ये आपका महान हिमालय या बृहद हिमालय की सूची में आता है, जबकि इसके निचला वाला भाग मध्य हिमालय या लघु हिमालय में आता है, और सबसे लास्ट में जो आता है वो हमारा शिवालिक हिमालय है। ओके, तो महान हिमालय में ही सर्वोच्च चोटियां हैं दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा, चाहे धौलागिरी हो, चाहे आपका माउंट एवरेस्ट हो, चाहे केटू हो, चाहे कंचनजंगा हो, सभी के सभी महान हिमालय की सूची में आते हैं, मतलब उसी की श्रेणी में आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी एवरेज ऊंचाई 6100 मीटर है। कितनी है, 6100 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है। बात करें इसका निर्माण कब हुआ था, तो 25 से 40
मिलियन वर्ष पहले, यानी 2.5 करोड़ से लेके 4.0 करोड़ वर्ष पहले जो है हिमालय पर्वत की जो है भूसंतति से उत्पत्ति हुई है। हिमालय पर्वत और किसके स्थान पर हुई है? टेथिस सागर के स्थान पर। किसके स्थान पर? टेथिस सागर के स्थान पर। तो याद रहेगा आपको। विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर, जिसे सागर माथा कहते हैं और इसे तिब्बत में चोमोलुंगमा भी कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, तिब्बत में से चोमोलुंगमा और नेपाल वाले इसे सागर माथा के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। और ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय की। लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय की। तो लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय में अगर देखते हैं तो शिवालिक हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है और यह पर्वत का बाह्य भाग है। क्या भाग है? बाह्य भाग है। और हिमालय पर्वत के दक्षिण में यह विद्यमान है और यह सबसे नवीन श्रेणी है। याद रखिएगा, 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले। और उससे पहले अगर बात करेंगे तो हिमालय पर्वत के लघु हिमालय या मध्य हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है, जो शिवालिक और बृहद हिमालय के बीच या महान हिमालय के बीच आता है। आप देख सकते हैं फिगर में, ये वाला हिस्सा जो है ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय का हिस्सा है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लघु हिमालय की एज क्या है। लघु हिमालय की एज क्या है, इसीलिए मैंने इसमें बताया नहीं है कि लघु हिमालय की एज क्या है। आइए, नदियों के आधार पर अगर हम देखें तो इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। एज के अनुसार 3 भाग हम लोग देखे, बृहद हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय। लेकिन अगर हम नदियों के आधार पर देखेंगे तो 4 भागों में हम हिमालय को बांट सकते हैं। बात करेंगे वो 4 भाग कौन कौन से होंगे। तो एक भाग होगा आपका पंजाब हिमालय, एक भाग होगा आपका पंजाब हिमालय, दूसरा होगा आपका कुमायूं हिमालय। कौन सा होगा? कुमायूं हिमालय। और तीसरा होगा आपका नेपाल हिमालय और चौथा होगा आपका असम हिमालय। इस तरह से आपके ये 4 भाग हो जाते हैं। किसके आधार पर? नदी के आधार पर हिमालय के भाग। आइए एक एक को डिस्कस करते हैं। पंजाब हिमालय जो है ये 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 560 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है। और इसे जो है अलग करती है सिंधु व सतलज नदियां। सिंधु व सतलज, ऊपर से सिंधु, नीचे से सतलज। कमेंट करके बताएंगे सिंधु व सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है। मतलब सिंधु नदी कहां से निकलती है और सतलज नदी कहां से निकलती है। आप लोगों के कमेंट का हमेशा मुझे इंतजार रहता है और मैं हर एक व्यक्ति के कमेंट को पढ़ता भी हूं। इसलिए आप लोग जो है प्लीज जो है पूरे कमेंट को किया करिए। अगर आपको प्रश्न नहीं भी आता है तो एक बार कोशिश करिए कि उसे कहीं से फाइंड करके आप उसको उत्तर कीजिए, ताकि फाइंड करने से ही कम से कम कुछ नॉलेज तो आपका बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए आप करते रहिए। पंजाब हिमालय की ऊंचाई और चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे ज्यादा है। देखिए पंजाब हिमालय सबसे ज्यादा लंबा व चौड़ा। देखिए सिर्फ चौड़ा की बात करें, लंबा नहीं। लंबा तो आपका नेपाल हिमालय सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे चौड़ा जो है अगर हिमालय कहा जाए तो पंजाब हिमालय है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और पंजाब हिमालय का विस्तार कश्मीर के लद्दाख व जम्मू कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश इसमें फैला हुआ है आपका पंजाब हिमालय। यानी अगर कहा जाए कि पंजाब हिमालय का विस्तार किन किन राज्य क्षेत्रों में है तो आप बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। किसका? पंजाब हिमालय का, यानी इसका। ओके, आइए आगे डिस्कस करते हैं। आगे नदियों के आधार पर ही पंजाब हिमालय में हमने देखा। और हिमालय काराकोरम, अब बात करते थे इसे काराकोरम की। तो काराकोरम जो है वो पर्वत श्रेणी है। क्या है? पर्वत श्रेणी है। वो क्या है? पर्वत श्रेणी। ये काराकोरम रेंज है पूरा। ये क्या है? काराकोरम रेंज है, जो कि आपके लद्दाख क्षेत्र में आता है। और ये केटू जो है ये पीओके वाले रेंज में आता है। कहाँ आता है? पीओके वाले में आता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो क्षेत्र है जिसमें पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, उसी क्षेत्र में आपका गाडविन ऑस्टिन यानी केटू आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये काराकोरम रेंज में आता है। दोस्तों किसमें आता है? काराकोरम रेंज में आता है, जो किसका हिस्सा है? हिमालय पर्वत बृहद हिमालय का हिस्सा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च गाडविन ऑस्टिन हो गया आपका, और 8,611 मीटर लेंथ की अगर बात करेंगे इसकी तो 8,611 मीटर ऊंचा आपका केटू पर्वत है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट का है,
8,611 इसका है, जबकि कंचनजंगा की बात करेंगे तो 8,597 मीटर है। कितना है? 8,597 मीटर। ये विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, जो कि आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। तो ये बात आपको याद रखना है। काराकोरम पर्वत को पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि काराकोरम को पहले किस नाम से जानते थे, तो कृष्णागिरी के नाम से उसे जाना जाता था। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग लद्दाख पर्वत श्रृंखला। किसकी बात करते हैं? लद्दाख पर्वत श्रृंखला। देखिए काराकोरम के तुरंत बाद कौन सी पर्वत श्रृंखला है? लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी राखपोशी जो है वो कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, राखपोशी कहाँ है? इसी लद्दाख पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आगे है जास्कर, पंजाब हिमालय में स्थित है जास्कर पर्वत श्रेणी, यानी लद्दाख के जस्ट नीचे कौन सी है? जास्कर पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रृंखला के नीचे जास्कर पर्वत श्रृंखला है, और उसी के जस्ट नीचे पीर पंजाल श्रृंखला है। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग कि सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर, और लास्ट में आपका पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला की, हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे तो वो आपका पीर पंजाल श्रृंखला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच होते हुए बहती है। तो यानी याद रखेंगे आप, ये देखिए लद्दाख व ये जास्कर, लद्दाख व जास्कर के बीच सिंधु नदी ऐसे बहते हुए पाकिस्तान में जाती है। अब पाकिस्तान में जहां प्रवेश करती है उसे दर्दिस्तान कहते हैं, और भारत से जहां पाकिस्तान में इंटर करती है उसे गिलगित कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखना है दोस्तों कि जहां से तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है उसको दामचोक कहते हैं। क्या कहते हैं? दामचोक। तो प्लीज आप लोग सिंधु नदी का उद्गम स्थल जरूर कमेंट करके बताएंगे, सिंधु नदी कहां से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं पंजाब हिमालय में। तो देखिए धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है, धौलाधर पर्वत श्रेणी जो है आपका पीर पंजाल के जस्ट आपके इस तरह साइड में है। यानी आप यहाँ देखेंगे कुल्लू घाटी धौलाधर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी जो है धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। और कुल्लू घाटी कहाँ है दोस्तों? कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि कुल्लू घाटी किस राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। बात करते हैं आगे शिवालिक पर्वत श्रेणी की। शिवालिक पर्वत श्रेणी की तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि निचले हिस्से में शिवालिक पर्वत श्रेणी है, और हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है इसे। और काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, काराकोरम हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे जास्कर हो, इन सब जो पर्वत श्रृंखला है, ये काराकोरम लद्दाख जास्कर, इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। दोस्तों क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये बात जरूर याद रखिएगा। किसको किसको आप देख सकते हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, वह जास्कर है। पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला को लघु हिमालय की इस श्रेणी में रखा जाता है। पीर पंजाल व धौलाधर ये दोनों को लघु हिमालय की सूची में रखा जाता है। और इसी के बाद जस्ट आपका कौन हो जाता है? शिवालिक हिमालय हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें, इसी पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान के फूल से ही प्राप्त होता है केसर। क्या प्राप्त होता है? केसर। जैफरान जो होता है उसी से प्राप्त होता है केसर, उसी के पुष्प से प्राप्त होता है हमको केसर। तो ये बात याद रखिएगा, आपने जरूर पढ़ा होगा कि जाफरान की जो खेती की जाती है वो किसके लिए की जाती है? केसर के लिए किया जाता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग कुमायूं हिमालय की। यानी हम लोगों ने अभी पंजाब हिमालय को डिस्कस किया, अब नेक्स्ट हम लोगों का है कुमायूं हिमालय है, और इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए कुमायूं हिमालय में को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, चाहे कुमायूं हिमालय कहा जाए चाहे गढ़वाल हिमालय कहा जाए, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कुमायूं भी कहा जाए गढ़वाल भी कहा जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा में फैला है कुमायूं हिमालय। देखिए दोस्तों, काली नदी यहाँ पर है, सतलज नदी यहाँ पर है, इनके बीच फैला है आपका कुमायूं हिमालय।
जिसको हम लोग कह रहे हैं काली और सतलज के बीच में, और 320 किलोमीटर लेंथ रखता है। कितना लेंथ रखता है दोस्तों? 320 किलोमीटर लेंथ रखता है। बात करें हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड में यह फैला हुआ है, यानी कुमायूं हिमालय का सबसे अधिक विस्तार जो है वो उत्तराखंड राज्य में है। तो ये भाई बात आपको याद रखना है। और कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी है, 7,817 मीटर है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो नंदा देवी है, 7,817 मीटर। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अभी पढ़ के आए हैं पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बात करते हैं आगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आती है दोस्तों। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सभी जो है आपके कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। बात करें गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम स्थल, तो कुमायूं हिमालय से ही नदियों का उद्गम स्थल होता है। गंगा, यमुना और रामगंगा जैसी नदियों का उद्गम भी कहां से होता है? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत से होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हिमालय दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। तीस्ता नदी आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस झील से निकलती है, सिक्किम के किस झील से निकलती है तीस्ता नदी। तो दोस्तों याद रखेंगे ये उत्तराखंड के बाद से पूरा सिक्किम तक फैला हुआ है नेपाल हिमालय, जो कि सबसे अधिक लेंथ रखता है, 800 किलोमीटर में फैला हुआ है आपका नेपाल हिमालय, यानी सबसे लंबा ये है, सबसे चौड़ा आपका पंजाब हिमालय है, ठीक है ना। और इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है, काली नदी व तीस्ता नदी के मध्य। ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, यह कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, क्योंकि इसी में तो सर्वोच्च चोटी पाई जाती है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पाई जाती है? नेपाल में पाई जाती है, तो सबसे अधिक ऊंचा भी है ये, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इसी में है। इसी हिमालय क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा इसी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? इसी पर्वत श्रृंखला के अंदर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है आपका केटू वगैरह और इसमें आपका नंदा देवी जैसे आपके शिखर आते हैं। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल राज्य में है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए आगे बात करते हैं हम लोग लास्ट हिमालय, असम हिमालय की। असम हिमालय जो है 500 किलोमीटर में फैला है और तीसरा सबसे लंबा है। बात करते हैं तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्रा नदी तक, तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्रा नदी तक जो है आपका असम हिमालय फैला हुआ है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, किस दर्रे से प्रवेश करती है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। असम हिमालय के अंतर्गत आता है। यह हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व असम राज्यों में फैला हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि हिमालय जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व असम राज्य में फैला हुआ है। उसी का टूटा हुआ भाग कुछ नीचे भी फैला हुआ है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं। क्यों सतत वाहिनी होती हैं? क्योंकि ग्लेशियर पिघल के बराबर इनमें पानी आता रहता है, इसीलिए इनको कहा जाता है सतत वाहिनी नदियां, जो हिमालय से निकलती हैं और ये हमेशा बहती रहती हैं, क्योंकि स्रोत इनके क्या होते हैं? ग्लेशियर होते हैं इनके स्रोत, ग्लेशियर होते हैं इनके स्रोत, इसीलिए ये नदियां हमेशा बहती रहती हैं। ओके चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा हिमालय का विस्तार जो है जेएनके से लेके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में भी फैला हुआ है। मैंने कहा ना जो थोड़ा बहुत हिस्सा नीचे वाले में आता है वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बाद, असम के बाद मेघालय, मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्यों में भी फैला हुआ है। निचले वाले हिस्से में आप इधर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको जरूर से याद रखनी है। उत्तर प्रदेश राज्य में हिमालय का कोई अंश नहीं है, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी है। और बात करते हैं आगे, हिमालय के पूर्व से पश्चिम की ओर प्रमुख चोटियां हैं। क्या है? प्रमुख चोटियां हैं। उन प्रमुख चोटियों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो है। आइए ये वो प्रमुख चोटियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर हैं। पूर्व से पश्चिम देखिए, सबसे पहले पूर्व में नामचा बरवा है। कौन सा है? नामचा बरवा है, जो अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत की सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा सेकेंड लार्जेस्ट है आपके
सिक्किम में, दूसरी सबसे इधर की दूसरी दूसरी उधर से हो जाएगी, और इसके बाद मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर धौलागिरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। कभी कभी ये क्रम भी पूछा जाता है, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा व धौलागिरी। ये जो चोटियां हैं एक क्रम से हैं, ये क्या है, एक क्रम से हैं, तो जरूर याद रखिएगा इनका क्रम। नामचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। आइए आगे डिस्कस करते हैं, पटकाई पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। तो दोस्तों पटकाई पर्वत श्रृंखला इधर विस्तार है उसका, तो अभी समझाता हूं आपको। पटकाई पर्वत श्रृंखला जो है पूर्व में भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, म्यांमार और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह फैला हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई की बात करेंगे तो हिमालय से काफी कम है। यह पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैला हुआ है, ठीक है ना, यानी इधर के सभी राज्यों में फैला हुआ है पटकाई पर्वत श्रृंखला। अब पटकाई पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो है 3 भाग हैं इसके। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, जिसमें एक भाग का नाम है पटकाई बुम, दूसरे भाग का नाम है गारो खासी जयंतिया, और तीसरे भाग का नाम है लुसाई की पहाड़ियां, लुसाई की पहाड़ियां। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वही गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं जिसके कारण से मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि इनकी आकृति हो जाती है कीपनुमा, इसलिए जल वाष्प से लदी हुई पवनें इसमें जाके फंस जाती हैं, जिसके कारण उन्हें वर्षा करना मजबूरी हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा वर्षा इसी कारण से होता है। और लुसाई की पहाड़ियां मिजोरम में है, और पूरा का पूरा इस क्षेत्र को पटकाई बुम कहा जाता है, सॉरी पटकाई पर्वत श्रृंखला कहते हैं, और पटकाई बुम आपका ऊपर हो जाता है। बात करें नागा पहाड़ी, जो पूर्व में नागालैंड में है स्थित और भारत म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है नागा पहाड़ी। तो दोस्तों याद रखेंगे नागा पहाड़ी नागालैंड में है, और नागा पहाड़ी म्यांमार और भारत के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये जरूर से याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नागा पहाड़ी जो है किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है। तो नागा पहाड़ी जो है म्यांमार और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। चलिए हम लोगों ने अभी उत्तरी हिमालय को देखा और कुछ अन्य बातों तथ्यों को देखा हमने। अब हम बात करेंगे मध्य भारत व दक्षिण भारत के पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे, जिनमें हम सबसे पहले देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला को। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है। दोस्तों कौन सी है, गुरु शिखर है, ये बात जरूर आप ध्यान रखेंगे। तो आगे बात करते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है गुजरात से हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है, यानी 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैला है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ये 3 राज्य हो जाएंगे, और दिल्ली जो है 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है, और टोटल 800 किलोमीटर की लंबाई में अरावली पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है। यह पर्वत श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। 570 मिलियन वर्ष यानी 57 करोड़ वर्ष पूर्व की ये पहाड़ी है, ये पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से यह एक पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 1722 मीटर, और ये राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। तो ये बात जरूर याद रखेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला में गुरु शिखर को, किसको याद रखेंगे, गुरु शिखर। आइए नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला हम लोगों की है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी है और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैला हुआ है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में आपका विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। दोस्तों याद रखेंगे विंध्याचल पर्वत में ही आपका पारसनाथ जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, और कैमूर बिहार का, और आपको देखते होंगे कि विंध्याचल जो है आपके मिर्जापुर तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी पारसनाथ, कैमूर पहाड़ियां भी किसका हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले कुछ भाग को इसे भारनेर की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले हुए कुछ भाग को, कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि भारनेर की पहाड़ी किसके अंतर्गत आती है, तो विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आती है।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये बात मैंने आपको बता ही दिया। आगे बात करते हैं, झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को क्या कहा जाता है? पारसनाथ की पहाड़ी कही जाती है। ध्यान रखिएगा, पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी यही है, 1365 मीटर ऊंची है। तो दोस्तों याद रखेंगे, झारखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो है पारसनाथ। वो कौन सी है? पारसनाथ, 1365 मीटर। तो दोस्तों अगली है हम लोगों की पर्वत श्रृंखला, वो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जो विंध्याचल पर्वत की जस्ट नीचे है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। हाँ दोस्तों, एक बात और कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला वो पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है। बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की, तो यह दक्कन के पठार का ही भाग है। किसका भाग है? दक्कन के पठार का ही भाग है, जैसे कि विंध्याचल भी दक्कन के पठार का ही भाग है। ठीक है, जो 3 भागों में बटी हुई है। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं। पश्चिम में इसे किस नाम से जानते हैं? राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जानते हैं पूरी पहाड़ी को। और मध्य प्रदेश में इसके कुछ भाग को महादेव की पहाड़ी और छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो अलग अलग है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की जो पर्वत श्रृंखला, इनकी सर्वोच्च चोटी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। शुरू में मैंने बताया था कि इनकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप लोग जरूर बताएंगे। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी और महादेव पहाड़ी की भी ये सर्वोच्च चोटी है। तो जैसा कि यहाँ पे हमको देखने को मिल ही गया। चलिए आगे बात करते हैं। श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। मतलब श्रेणी के उत्तर भाग से नर्मदा बहती है और इसके दक्षिण भाग से ताप्ती नदी बहती है। तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि नर्मदा और ताप्ती नदियों का उद्गम स्थल कहां से होता है? ठीक है, कहां से होता है नर्मदा व ताप्ती का उद्गम? आगे बात करते हैं तो अजंता पर्वत श्रेणी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अजंता पर्वत श्रेणी। ये पूरी तरह से कहां पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। और इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं हैं। कब की गुफाएं हैं? गुप्तकालीन गुफाएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अजंता पर्वत श्रेणी किस काल की गुफाएं हैं? तो गुप्त काल की गुफाएं हैं, जिसमें चित्रकला जो है बनाई गई है वो विश्व प्रसिद्ध है। वो क्या है? विश्व प्रसिद्ध चित्रकला इसमें विद्यमान है। तो ये बात जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में स्थित है। सतमाला की पहाड़ी व हरिश्चंद्र की पहाड़ी ये दोनों के दोनों कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि बालाघाट पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो यह महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों राज्यों में फैली है। बालाघाट पर्वत श्रृंखला जो है महाराष्ट्र व कर्नाटक दोनों राज्यों में फैला है। और ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, गोदावरी नदी व भीमा नदी और गोदावरी नदी दोनों के बीच जल विभाजन का कार्य करती है कौन सी? बालाघाट पर्वत श्रेणी। बालाघाट पर्वत श्रृंखला दोस्तों याद रखेंगे, ये भीमा व गोदावरी नदी के जल विभाजन का कार्य करती है। पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तथा इसी तरह से पूर्व तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, पश्चिम में यानी इस साइड जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें पश्चिमी घाट और इस साइड जो है उन्हें पूर्वी घाट, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी हो जाता है। आइए बात करते हैं आगे। देखिए बात हो रही है नल्ला मलाई की पहाड़ी की। बात हो रही है किसकी? नल्ला मलाई पहाड़ी की, जो यहाँ पर विद्यमान है। दोस्तों याद रखेंगे, ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी के बहाव से दक्षिण दिशा में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है जावदी की पहाड़ी। तो जावदी की पहाड़ी दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। जबकि नीलगिरी की पहाड़ी की बात करेंगे दोस्तों तो ये जो है केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी फैली हुई है। और पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलने पर ये आपस में एक साथ दो सबको जोड़ती है। यानी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। नीलगिरी पर्वत
श्रृंखला। तो ये बात आपको याद रखना है, जिस तरह से जाउदी की पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है, उसी तरह से नीलगिरी की पहाड़ी जो है दोनों का हिस्सा है, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, क्योंकि ये मिलन स्थल है। ये क्या है? मिलन स्थल है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। नीलगिरी पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, तो ये भी बात याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो डोडो बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, ये बात याद रखिएगा। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। जो पहली चोटी है वो याद रखिएगा अनेमुदी है, दक्षिण भारत की ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, याद रखिएगा। और टोडा जनजाति इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती है। इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सी जनजाति दोस्तों? टोडा जनजाति इसी पर निवास करती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि टोडा जनजाति कहां निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती है। अब देखिए, जो मैंने यहां बता रखा है, अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी जो है वो कलुमार चोटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कलुमार या सद्भावना शिखर बोलते हैं उसको। तो दोस्तों ये मैं भी आपको बता दूं एक बार कि अरावली की सर्वोच्च चोटी तो गुरु शिखर हो गई, विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी जो है सद्भावना शिखर हो गया या कलुमार चोटी हो गई, सतपुड़ा की धूपगढ़ हो गई, हरिश्चंद्र की जो है हरिश्चंद्रगढ़ हो गया, ये सर्वोच्च चोटी है। कलसूबाई महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों। इसी तरह से महादेव की धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी, जो सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी तरह से मैकाल की सर्वोच्च चोटी जो है अमरकंटक है दोस्तों। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है सबकी चोटियां, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं तो अन्नामलाई की बात करते हैं। तो अन्नामलाई जो है केरल व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनेमुदी है, 2695 दोस्तों, याद रखिएगा। डोडो बेट्टा की 2637 मीटर है और 2695 अनेमुदी की कुछ ही मीटर जो है ऊंचा है आपका कौन? अनेमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी है दोस्तों, याद रखेंगे। कार्डेमम की पहाड़ी की बात करते हैं तो कार्डेमम की पहाड़ी जो है केरल राज्य व तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। किस राज्य में? केरल व तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। और यह भारत की अंतिम पहाड़ी है दोस्तों। अंतिम पहाड़ी भारत की कौन सी है? अगर आप प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे दोस्तों कमेंट करके कि यह कार्डेमम की पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है और इसे किस रूप में जाना जाता है, इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट का इंतजार करता हूँ। कार्डेमम पहाड़ी इलायची की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। कार्डेमम पहाड़ी वह पहाड़ी है जिस पर इलायची की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? इलायची की खेती की जाती है। इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इलायची के रूप में यह विख्यात है। बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो महेंद्रगिरी है दोस्तों, जबकि पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो सर्वोच्च शिखर जो है वो अनेमुदी है दोस्तों। यानी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछे तो महेंद्रगिरी बताइएगा, और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी पूछे आपसे तो आप अनेमुदी बताइएगा। क्या बताएंगे? अनेमुदी। दोस्तों देख सकते हैं कार्डेमम की पहाड़ी सबसे निचले हिस्से में है, इसीलिए कहा जाता है भारत की यह अंतिम पहाड़ी है। भारत की अंतिम पहाड़ी है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग मांडव पहाड़ी की। मांडव पहाड़ी जो है वो गुजरात के काठियावाड़ पर्वत श्रृंखला में स्थित है। मतलब काठियावाड़ में, गुजरात के काठियावाड़ में स्थित पर्वत श्रृंखला है मांडव पहाड़ी। दोस्तों यहाँ पे आप याद रखेंगे। और यहीं पे दोस्तों गिरनार व गिर की पहाड़ियां भी मौजूद हैं। तो दोस्तों गिरनार व गिर जो है दो अलग अलग पहाड़ियां हैं, वो दोनों के दोनों कहाँ स्थित हैं? वो गुजरात में स्थित हैं, गिरनार और गिर की पहाड़ियां दोस्तों। तो याद रखिएगा मांडव, गिरनार व गिर की पहाड़ियां कहाँ हैं? गुजरात राज्य में स्थित है। सेवराय की पहाड़ी की बात करते हैं तो सेवराय की पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसका विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सेवराय में इधर है दोस्तों, यहाँ कार्डेमम था, इसी के जस्ट बगल में आपका सेवराय की पहाड़ी स्थित है। तो याद रखेंगे कि ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। बात करें दोस्तों नामचा बरवा की, किसकी बात करते हैं? नामचा बरवा, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी है। क्या है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों यही बात करें अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, उसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो सैंडल पीक है। क्या है? सैंडल पीक है। जबकि बात करें लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है दोस्तों नार्चो है। क्या है? नार्चो है। ये जरूर बात याद रखिएगा कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है और आपका लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है वो नार्चो है। कौन सी है? नार्चो। तो ये जरूर याद रखेंगे आप लोग।
जिंदगड़ा चोटी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ये आपका महेंद्रगिरी में ही आता है दोस्तों। अगर महेंद्रगिरी ना दिया हो तो आप जिंदगड़ा चोटी मारेंगे कि जिंदगड़ा चोटी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1690 मीटर हो जाता है या 5540 मीटर हो जाता है। और यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, विशाखापट्टनम जिले में। कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम जिले में। अराकू घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछे कि कौन सी घाटी कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, तो अराकू घाटी जो है, अराकू दोस्तों, अराकू जो घाटी है, अराकू घाटी जो है वो चाय के बागान, सॉरी, कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और कहाँ है ये? विशाखापट्टनम के पास है, विशाखापट्टनम में है। ये बात याद रखेंगे। और जिंदगड़ा जो है वो महेंद्रगिरी में ही आता है। और अगर महेंद्रगिरी ना दिया हो तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है वो जिंदगड़ा होगी। याद रखेंगे, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद रखिएगा। जब कभी भाबर पूछ ले, जब कभी तराई पूछ ले, जब कभी खादर पूछ ले, जब कभी बांगर पूछ ले, तो दोस्तों बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है कि ये क्या होता है, भाबर क्या होता है, खादर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है। तो मैं आपको सारा बात समझा देता हूं एक ही बार में, ध्यान समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं भाबर, समझते हैं भाबर। अब फिगर देखिएगा जरा, ये रीजन जो है भाबर का है। ये रीजन क्या है? भाबर का। जब नदियां पर्वतों से उतरती हैं तो अपने साथ बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाती हैं। तो वो कंकड़ पत्थर युक्त जो मैदान बनता है दोस्तों, उसे भाबर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। और उसी के निचले हिस्से में जो तराई वाला क्षेत्र हो जाता है, इस तरह से नदी का पानी हमेशा हर जगह भरा रहता है ऐसे किनारे पे, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर जो एरिया होता है वह तराई क्षेत्र का होता है। जबकि शिवालिक पर्वत श्रेणी से 10 से 12 किलोमीटर का हिमालय के सहारे फैला मैदानी क्षेत्र भाबर कहलाता है। शिवालिक से लगा हुआ दोस्तों, किससे लगा हुआ? शिवालिक से लगा हुआ जो कंकड़ीला पथरीला रीजन होता है उसे ही क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। जबकि बात करते हैं खादर व बांगर की, तो देखिए दोस्तों, ये खादर जो है नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर, वो पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं बांगर। किसको कहते हैं? बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। तो ये बात जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे कि नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं। देखिए वो खादर बांगर कैसे होता है, मैं उसको समझा देता हूं आपको। देखिए दो नदियां हैं, इस तरह से बह रही हैं, उदाहरण के लिए इस तरह से ये बह रही हैं। तो इसके रीजन में जो ये वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र, ये दोस्तों कौन सा रीजन होगा? खादर वाला रीजन होगा। इसलिए कि नदी जो है इन सब क्षेत्रों में जो है अपना बाढ़ लाती रहती है, जिसके कारण इधर की मृदा जो होती है काफी उपजाऊ रहती है और वो नवीन मृदा होती है, इसलिए उसे खादर कहते हैं। और दोस्तों जो इस एरिया को छोड़ देंगे तो इस वाले रीजन को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है नदी का बाढ़ नहीं आता है, जिसके कारण यह पुरानी जलोढ़ मृदा होने के कारण इसे क्या कहते हैं? बांगर के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको याद रहेगी, मुझे उम्मीद है कि जरूर याद रहेगी। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं अब पठार पे। किस पे आते हैं? पठार पे। तो कितने पठार हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो बुंदेलखंड का पठार, सबसे पहले बात करें तो बुंदेलखंड का पठार, उसके बात करें तो बघेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड वाला रीजन है, बघेलखंड वाला रीजन है। इधर दोस्तों मालवा के पठार वाला रीजन है, कौन सा है? मालवा के पठार का रीजन है। इधर दोस्तों दक्कन का पठार का रीजन है। नीचे आपका कर्नाटक पठार या धारवाड़ के पठार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, इधर तेलंगाना का पठार हो जाएगा, इधर दंडकारण्य का पठार हो जाएगा, ये आपका छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, इधर से आपका शिलांग मेघालय वाला पठार दोस्तों हो जाता है। ठीक है ना? तो इतने पठार है दोस्तों, इनके बारे में कुछ हम लोग और जानकारी ग्रहण करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं किस पठार का किस रीजन में कितना है विस्तार, यानी किस राज्य में है उनका विस्तार की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दक्कन के पठार की। तो दक्कन का पठार का विस्तार महाराष्ट्र में है दोस्तों, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में दक्कन का पठार फैला हुआ है दोस्तों। देखिए कितने राज्य हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 और 7 राज्यों में दक्कन का पठार दोस्तों फैला हुआ है। 7 राज्यों में। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लीजिए।
महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है व छत्तीसगढ़ राज्य में दक्कन का पठार फैला हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है। छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में छोटा नागपुर पठार फैला हुआ है। दोस्तों याद रखेंगे, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या है। ये 4 राज्यों में फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। मेघालय का पठार सिर्फ मेघालय में विद्यमान है, जिसे शिलांग के पठार के नाम से जाना जाता है, तो ये बात आपको जरूर याद रखना है। अब मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश व राजस्थान के रीजन में फैला हुआ है। मालवा मध्य प्रदेश व राजस्थान में फैला हुआ है। मालवा मध्य प्रदेश व राजस्थान, मालवा मध्य प्रदेश व राजस्थान में फैला हुआ है। बुंदेलखंड पठार की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा, बुंदेलखंड जो है आपका उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में फैला हुआ जो है पठार है। जबकि बात करेंगे बघेलखंड की बात करेंगे तो बघेलखंड जो है पठार जो है आपका मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में फैला। देखिए दोस्तों, बुंदेलखंड याद रखना है कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हो जाएगा। और इसी से मिलता जुलता बघेलखंड है तो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी आपका छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश भी है, तो बघेलखंड से याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के बीच फैला है बघेलखंड। लद्दाख के पठार की बात करेंगे तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ही फैला है। कर्नाटक की पठार की बात करेंगे, धारवाड़ का पठार जिसे कहा जाता है वो कर्नाटक में ही है। और तेलंगाना की पठार की बात करेंगे तेलंगाना में ही है। और मारवाड़ की पठार की बात करेंगे तो ये मारवाड़ में ही फैला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ इस तरह से कुछ हमने लिया है। मालवा के पठार मध्य प्रदेश राजस्थान, ज्वालामुखी चट्टान है, चंबल बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। ये चंबल बेतवा नदी का क्या है, उद्गम स्थल है। विंध्याचल के पठार की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, राजस्थान में विंध्याचल पठार का विस्तार है और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से ये अलग करने का कार्य करता है। जबकि मैकाल पठार की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है और सर्वोच्च शिखर अमरकंटक इसी के अंतर्गत, मैकाल पर्वत जो अमरकंटक है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में आता है और ये छत्तीसगढ़ में भी फैला है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे ब्लॉक पर्वत किसे कहा जाता है। और नर्मदा सोन नदियां जो है इसी से निकलती हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर पठार के बारे में हम डिस्कस ही कर लिए। इसे भारत का रूर कहा जाता है और पारसनाथी इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है, ये भी बात आपको याद रखना है। सतपुड़ा का पठार जो है मध्य प्रदेश में स्पेशली फैला हुआ है और ज्वालामुखी चट्टानों से बना है ये। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो महादेव पर्वत श्रृंखला में धूपगढ़ है। कौन है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। पश्चिमी घाट की बात करेंगे, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिप तक है, यानी केप केमोरिन तक है। लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है आपका पश्चिमी घाट। एवरेज हाइट की बात करेंगे पश्चिमी घाट की तो 1200 मीटर जो है एवरेज हाइट है। गुजरात राज्य से तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो सर्वोच्च चोटी जो है महाराष्ट्र की कलसुबाई है और कुंद्रेनमुख भी इसी के अंतर्गत आती है, महाबलेश्वर भी इसी के अंतर्गत आता है और विल्सन पॉइंट भी इसी के अंतर्गत आता है। और यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। कहाँ से, महाबलेश्वर से। और कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री, कोयना, ये इस नदियों का उद्गम होता है आपके महाबलेश्वर से। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। स्पेशली आप महाबलेश्वर जानते हैं किसके लिए, कृष्णा नदी की जानते हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है वो महाबलेश्वर से होता है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए सावित्री और ये वेन्ना और गायत्री, कोयना, इन नदियों का भी उद्गम स्थल वहीं से होता है। कहां से, महाबलेश्वर। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है महाबलेश्वर, जिसकी ऊंचाई है 1438 मीटर। कितनी है, 1438 मीटर। और ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटियां हैं। क्या है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटियां हैं कालसूबाई, कुंद्रेनमुख, महाबलेश्वर और इसी के साथ साथ डोडो बेट्टा और अनैमुदी सर्वोच्च चोटियां हैं किसकी, आपकी पश्चिमी घाट की। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो दक्कन का पठार जो है दोस्तों वो कहाँ स्पेशली आता है, तो वो स्पेशली महाराष्ट्र में आता है और ये ज्वालामुखी से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। इसे पूर्वी भाग में विदर्भ बसा हुआ है। विदर्भ वही दोस्तों जहां से महाभारत काल के एक व्यक्ति का संबंध है। वो कमेंट करके बताएंगे विदर्भ क्षेत्र से कौन वो महाभारत काल का व्यक्ति संबंधित है। अन्नामलाई की पहाड़ी, देखे अनैमुदी के नॉर्थ में जो है वो अन्नामलाई की पहाड़ी है और अनैमुदी के साउथ में कार्डेमम की पहाड़ी है और अनैमुदी के उत्तर पूर्व में
पालनी की पहाड़ी है दोस्तों। तो याद रखेंगे अनैमुदी से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि उत्तर में अन्नामलाई है, दक्षिण में कौन है, कार्डेमम है, और उत्तर पूर्व में जो है पालनी की पहाड़ियां है दोस्तों। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। धारवाड़ की पठार की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, दक्कन का पठार मैंने जस्ट बताया 7 राज्यों में है, सिर्फ महाराष्ट्र को आप याद नहीं रखेंगे। बात हो रही है स्पेशली, तो स्पेशली महाराष्ट्र बस हो जाएगा, वो अलग बात है। बाबा बुदन की पहाड़ी व ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है वो धारवाड़ के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, बाबा बुदन की पहाड़ी व ब्रह्मगिरी पहाड़ी ये ऐसी 2 पहाड़ियां हैं जो धारवाड़ या कर्नाटक के पठार के अंतर्गत आती हैं। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो तमिलनाडु और केरल कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है और ये ब्लाप पर्वत का उदाहरण है और डोडो बेट्टा इसकी सर्वोच्च चोटी है और ये 2637 मीटर है। ऊटकमंड पहाड़ी भी इसी के अंतर्गत आती है। कौन सी? ऊटकमंड पहाड़ी पूछे दोस्तों तो वो नीलगिरी के अंतर्गत आती है। तो ये भी बात आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। बस आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखते रहें इसी तरह से, और बार बार रिवाइज करने से आपका संपूर्ण तैयार हो जाएगा। पर्वत पहाड़ से दोस्तों गारंटी है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है ना, आइए जरा आगे देखते हैं हम लोग। अरावली, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हम लोग देख चुके हैं, गुरु शिखर है जो राजस्थान में है। विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी हम लोग ये भी देख चुके हैं, या सद्भावना शिखर कह लीजिए या कलुमार चोटी कह लीजिए। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ को कह लीजिए आप मध्य प्रदेश में। हरिश्चंद्र की पहाड़ी को सर्वोच्च चोटी है हरिश्चंद्रगढ़ है, ये भी बात हम देख चुके हैं। और कलसुबाई जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में आती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आइए, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक देख ही चुके हैं। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ को हम लोग देख ही चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं धूपगढ़ महादेव पहाड़ियों के साथ साथ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आगे हम लोग थोड़ा डिस्कस और कर रहे हैं कौन सी पहाड़ी कहां पर स्थित है इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम एक राज्य उठाते हैं राजस्थान को। राजस्थान में अरावली रेंज और आबू हिल्स, माउंट आबू हिल्स दोनों के दोनों राजस्थान में हैं। तो ये बात याद रखना है आपको। और दोस्तों याद रखेंगे गुजरात में गिरनार और गिर हिल्स, गिरनार और गिर हिल्स दोनों के दोनों आपके गुजरात में है। और मांडव की पहाड़ी भी आपका कहाँ पे है? गुजरात में ही है। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में आपका सतमाला हो जाएगा, अजंता हो जाएगा, हरिश्चंद्र की पहाड़ी हो जाएगी, ये सभी की सभी इसमें फैली हुई है, हरिश्चंद्र रेंज। और बालाघाट दोस्तों याद रखिएगा, ये बालाघाट जो है कर्नाटक व महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला है। और नेक्स्ट है बाबा बुदन हिल्स जो है आपका कर्नाटक में है। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल व आपका तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। इसी तरह से अन्नामलाई व डोडो बेट्टा, ये दोनों हिल्स आपके जो है इन्हीं दोनों राज्यों में फैले हैं, यानी केरला और तमिलनाडु में। और बात करते हैं हम लोग कैमूर रेंज की, तो कैमूर रेंज जो है आपका मध्य प्रदेश से लेके आपका बिहार तक फैला हुआ है कैमूर रेंज। अब बात करेंगे इसकी तो आगे है महादेव हिल्स और मैकाल हिल्स, दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल, सतपुड़ा, ये दोनों के दोनों ये भी आपके मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश के स्पेशली हैं, बाकी अन्य भी हैं, ये बात याद रखना है। अगला वर्षुनाथ हिल्स, ये भी तमिलनाडु में आता है। और सिरुमलाई ये हिल्स, ये भी तमिलनाडु में आता है। पालनी की पहाड़ी दोस्तों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पालनी की पहाड़ी जो है ये भी आपका तमिलनाडु राज्य में है। सेवराय की पहाड़ी ये भी तमिलनाडु में है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जावदी की पहाड़ी ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और एक और हो जाएगा नल्ला मलाई दोस्तों याद रखेंगे, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में है। और एक आपका छत्तीसगढ़ वाला हो जाएगा, ये मैकाल हिल है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में आता है, याद रखेंगे। और इधर रामगढ़ हिल हो जाएगा, रामगढ़ हिल जो है आपका ये झारखंड व छत्तीसगढ़ के बीच आता है। तो ये सभी के सभी जो है हिल्स आपको याद रखने हैं। और इधर के पूर्वी अगर देख लें हम लोग तो गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया हिल्स आपके मेघालय राज्य में आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी व जयंतिया, ठीक है ना। आगे बात करेंगे राजमहल की पहाड़ी, तो राजमहल की पहाड़ी दोस्तों ये आपका किस राज्य में है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में है, मैप में आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमने ये पूरा टॉपिक कवर किया है। तो इस टॉपिक को आप कम से कम 1 से 2 बार देख लेंगे, जिससे आपका
पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई संशय नहीं होगी, आप अच्छे से चीजों को याद रख पाएंगे।